Hello friends, welcome to Never Immigration. This is Gaurav. In this video, I'm going to talk about Australia Employer Sponsored Work Visa. So जो ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा होता है जिसको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वर्क वीज़ा भी बोलते हैं, सब क्लास 482, हम उस वीज़ा के बारे में बात करेंगे। मैं आपको उसके प्रोसेस के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सो। इसके अलावा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेके आए तो आपको जो है उसकी अपडेट्स मिल सके। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आप भी जो है इंडिया से ऑस्ट्रेलिया का कोई वर्क वीज़ा ढूंढ रहे हैं तो वो जो होता है वर्क वीज़ा होता है वो सब क्लास 482 होता है जिसको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वर्क वीज़ा बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि आपके पास जो है एक अप्रूव्ड एम्प्लॉयर होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में जो आपको स्पॉन्सर कर सके। सो उसमें जो है 3 स्टेप्स होते हैं, तो मैं तीनों स्टेप्स के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बिजनेस स्पॉन्सरशिप यानी कि SBS। स्टैंडर्ड बिजनेस स्पॉन्सरशिप में क्या होता है कि जो वहाँ पे एम्प्लॉयर होता है वो अपनी इमिग्रेशन से जो पहले है अपनी स्पॉन्सरशिप अप्रूव करवाता है जो कि 5 साल के लिए वैलिड होती है टू नॉमिनेट एनी ओवरसीज कैंडिडेट या ओवरसीज वर्कर। सो उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयर को इमिग्रेशन को बताना होता है कि वो किसी भी ओवरसीज वर्कर को या कैंडिडेट को जो है स्पॉन्सर करना चाहता है क्योंकि उसकी जो पोजीशन है वो लोकली फिल नहीं हो रही, उसको जो है सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहा टू वर्क इन दैट स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन। सो उसका जो दूसरा प्रोसेस होता है वो होता है नॉमिनेशन। सो उसमें SBS के बाद जो उसको है अपना नॉमिनेशन भी अप्रूव करवाना होता है कैंडिडेट के लिए। तो कैंडिडेट के लिए नॉमिनेशन अप्रूव करवाने के लिए भी उसको 3-4 स्टेप से गुजरना पड़ता है जो होते हैं। पहला होता है कि आप उसको जो है 2 एड्स मैंडेटरी देनी होती है, जैसे कि न्यूज़पेपर में ऐड होगी या seek.com.au होगी, इंडीड होगी या उनकी जो भी जॉब सीकर वेबसाइट्स है वहाँ पे उसको जो है अपनी ऐड देनी होती है जिसको 1-2 महीने तक चलाना होता है। तो फिर उसको इमिग्रेशन को बताना होता है कि उसकी जो है उसको कोई भी सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिला इन ऑस्ट्रेलिया जो ये जॉब फुल कर सके। उसके बाद आ जाता है टर्नओवर एंड नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। सो इस चीज़ का भी बड़ा ध्यान रखना होता है कि उसकी टर्नओवर कितनी है बिजनेस की और उसका जो है नेट प्रॉफिट कितना है। हो सकता है कि उसने अपनी टर्नओवर जो है 2 मिलियन बताई हो लेकिन उसने अपना जो नेट प्रॉफिट है वो 50-60 या डॉलर साल का बताया हो या $1 लाख बताया हो। तो इसमें क्या रहता है कि जब वो किसी भी ओवरसीज एप्लीकेंट को नॉमिनेट कर रहा है तो आज की डेट में जो मिनिमम सैलरी है उसको 70,000 देनी होती है, जो कि अगर इससे की नीचे की सैलरी वो बताते हैं तो वो किसी को भी नॉमिनेट नहीं कर सकते। सो एटलीस्ट 70,000 की सैलरी जो है जनरल ऑक्यूपेशंस में देनी होती है। अगर IT ऑक्यूपेशंस है तो उसमें ये और भी हायर हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसने अपनी जितनी टर्नओवर बताई हुई है उसके हिसाब से जो है उसका बिजनेस का प्रॉफिट भी होना चाहिए टू नॉमिनेट समवन। सो अगर उसकी जो इतनी नेटवर्थ नहीं है या नेट प्रॉफिट नहीं आ रहा उनका उस बिजनेस से तो जो एम्प्लॉयर है वो किसी भी ओवरसीज वर्कर को जो है स्पॉन्सर नहीं कर सकता। सो देन आ जाता है मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लिस्ट जो होती है स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। तो जो मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म जो उनकी स्ट्रेटेजिक स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट है इमिग्रेशन की, आपका जो है ऑक्यूपेशन उसमें आ रहा होना चाहिए तो ही जो है अपना एम्प्लॉयर जो है नॉमिनेशन अप्रूव करवा सकता है। सो अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन का तीसरा स्टेप जो है उसका है एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स। सो जो एप्लीकेंट को स्पॉन्सर कर रहा है उसके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो उसमें क्या होता है कि मान लो आपको कोई एज ए अकाउंटेंट स्पॉन्सर कर रहा है तो जो एप्लीकेंट है उसके पास मिनिमम 2 ईयर्स का एज एन अकाउंटेंट सेम रिलेवेंट ऑक्यूपेशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए जहाँ क्लोजली रिलेटेड जो ऑक्यूपेशंस होते हैं। मान लो एक जनरल अकाउंटेंट होते हैं, एक टैक्सेशन अकाउंटेंट होते हैं, तो सिमिलर फील्ड में ही जो है उनका एप्लीकेंट का 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एंड जो ये 2 साल का एक्सपीरियंस है ये लास्ट 5 ईयर्स में होना चाहिए। और इसके अलावा जो एप्लीकेंट है उसको इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करना होता है कि उनके पास 6 आइलेट्स के स्कोर्स होने चाहिए टू अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। और देन आ जाता है स्किल असेसमेंट। सो कुछ ऑक्यूपेशंस हैं जो वो स्किल असेसमेंट उसमें जो है नेसेसरी नहीं होती, लेकिन इन सम ऑक्यूपेशंस जो है स्किल असेसमेंट भी नेसेसरी होती है।
अगर आपको स्किल असेसमेंट का नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए जब कोई एप्लीकेंट अपनी पीआर के लिए अप्लाई करता है तो उनको सबसे पहले जो है अपनी स्किल असेसमेंट लेनी होती है। सो स्किल असेसमेंट का मतलब होता है कि उनको अपनी एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट जो है असेसिंग बॉडी को भेजने होते हैं, जो भी उनके ऑक्यूपेशन की असेसिंग बॉडी है, ताकि वो उनको पॉजिटिव स्किल असेसमेंट दे। उसके बाद ही जो वो है कोई भी स्किल वीज़ा डाल सकते हैं। तो 482 के लिए भी कुछ ऑक्यूपेशन में जो है स्किल असेसमेंट जरूरी होती है। सो देन आ जाती है इसकी कॉस्ट। तो इसकी जो कॉस्ट है वो नॉमिनेशन की जो कॉस्ट है वो $330 है, और जो वीज़ा एप्लीकेशन की कॉस्ट है वो $3035 है। सो इसमें क्या होता है कि मोस्टली जो एम्प्लॉयर है वो अपनी तरफ से ही ये जो सारी कॉस्ट पे करता है, लेकिन इन रियलिटी ये जो कॉस्ट है ये एप्लीकेंट को ही पे करनी पड़ती है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि क्या है। सो मैनी एजेंट्स आर देयर, आपको बहुत सारे एजेंट्स मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि वो आपको जो है ऑस्ट्रेलिया का 482 वर्क वीज़ा दिलवा देंगे, और वो आपसे जो है एफडी अमाउंट मांगेंगे इसके लिए। इसका जो मार्केट में वो पैसे मांग रहे हैं वो 30 से 35 लाख मांग रहे हैं, 40 लाख भी मांग रहे हैं। आई वुड रेकमेंड कि आप किसी को भी ये जो है अमाउंट पे ना करें, बिकॉज इस वीज़ा में जो है रिफ्यूजल रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। उसका रीज़न ये है कि कुछ लोगों के पास जो है स्किल असेसमेंट नहीं होती, और दूसरी बात ये है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वर्क वीज़ा को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अगर किसी का वर्क वीज़ा अप्रूव हो भी जाता है, उनकी जो है अपने एम्प्लॉयर के साथ जो है ज़्यादा टाइम निभती नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आपसे पैसे लेके 25-30 लाख आपको जॉब नहीं देते, सिर्फ आपके अकाउंट में सैलरी डालते हैं, जिसका आपको टैक्स भी पे करना होता है 70,000 पर ईयर का, और जो है आपको उनके गुलाम भी बन के रहना पड़ता है। सो इसका तभी फायदा होता है जब आपके पास जो है जेन्युइन एम्प्लॉयर है, जहां आपके पास ऐसी कंपनी है जिसमें आप पहले ही इंडिया में काम कर रहे हैं, और जो आपको इंटरनली जो है ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसफर कर रहे हैं। सच एज आप मान लो विप्रो में काम कर रहे हैं, आप टीसीएस में काम कर रहे हैं, या आप किसी बिग 4 कंपनी में काम कर रहे हैं इंडिया में, और वो कंपनी आपको जो है स्पॉन्सर कर रही है, उनके पास ऑस्ट्रेलिया से स्पॉन्सरशिप है, वो आपको ऑस्ट्रेलिया में भेज रही है टू ऑन 482 वीज़ा, तब तो इसका फायदा है, क्योंकि उसमें वो आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेगी। लेकिन आप अगर कोई फेक एम्प्लॉयर ढूंढ रहे हो या एजेंट ढूंढ रहे हो जो आपको इस वीज़ा के लिए स्पॉन्सर कर सके, तो ये आपके लिए जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इस वीज़ा का अगर अप्रूवल भी आ जाता है तो उसके बाद इसका जो है सेकंड पीआर तक का जो सक्सेस रेट वो है वो बहुत कम है। उससे पहले ही जो है एजेंट जो एप्लीकेंट एंड एम्प्लॉयर होता है उनकी निभती नहीं है, और वो सारा जो है उनको नया एम्प्लॉयर ढूंढना होता है। तो नया एम्प्लॉयर ढूंढने के लिए उनको फिर से जो है पैसे तैयार करने पड़ते हैं। तो आई वुड रेकमेंड कि अगर आपके पास ऑलरेडी स्किल असेसमेंट है और आप ये वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग 482 वर्क वीज़ा आप जो है दूसरी तरफ जा सकते हैं। आप सब क्लास 189, सब क्लास 190 या सब क्लास 491 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी भी एम्प्लॉयर की जरूरत नहीं होती, और ये सारे जो है परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा है। जैसे कि सब क्लास 189 एंड सब क्लास 190 जो है वो परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा है, यानी कि स्किल्ड वीज़ा है, और जो 491 है वो एक 5 ईयर्स का स्किल्ड वीज़ा है, जो कि 3 साल वहाँ पे काम करने के बाद, रीजनल एरिया में रहने के बाद आप डायरेक्ट जो है 191 जो है पीआर डाल सकते हैं। तो अगर आप अपने ऑक्यूपेशन में आप स्किल असेसमेंट करवा सकते हैं, आपके पास जेन्युइन एक्सपीरियंस है, देन डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन वर्क वीज़ा, इंस्टेड आप जो है स्किल असेसमेंट का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। आपका जो भी ऑक्यूपेशन है, अगर आप आईटी वाले हैं तो आपको जो है ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर्स आईटी से जो है अपनी स्किल असेसमेंट मिल जाएगी। अगर आप अकाउंटिंग वाले हैं आपको सीपीए या सीए ऑस्ट्रेलिया से जो है अपनी स्किल असेसमेंट मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप मैनेजर हैं या कुछ भी प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन है आपका और आपके पास जेन्युइन एक्सपीरियंस है, तो आप वेट एक्सेस से जो है अपनी स्किल असेसमेंट दे सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप इस चीज़ को जरूर कंसीडर करेंगे कि आप अपनी स्किल असेसमेंट करवा के रखें, ताकि जो है आप अपनी पीआर डाल सकें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको अपना स्किल असेसमेंट का प्रोसेस शुरू करना है एंडेवर के थ्रू, तो आप हमें जो है दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट।